A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now today I want to give a lecture which is bilanguage actually, because if I will speak in English, some of the people who are not doctors or other than those, because the specific terminologies I have been using here, so I should, this is a bilanguage type of a lecture, English plus Urdu, so that both type of the people can understand. This is a very common problem which I want to present in front of you. So please be with me for 1 hour, rather I will say more than 1 hour, I don't know. The subject is very, very crucial and important. So this is a manuscript of my, which is written by me. I am Professor Sayyid Ali Haidar. I am retired from the Dow University, and then as a visiting professor of medicine I am working now in the Jinnah Sindh Medical University. So this is a manuscript. It is not actually published yet because of some reasons. Now उन्वान है कि बुखार जिनके अंदर प्लेटलेट गिर जाएं, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि आजकल का जो बुखार है वो बुखार है जो कि अगर तेज़ बुखार हो रहा है किसी को तो वो जाके जब टेस्ट कराता है ब्लड तो प्लेटलेट कम होते हैं। जब प्लेट कम हो और बुखार ज़्यादातर जो फैला हुआ है डंगी या डंगी टाइप का कोई बुखार फैला हो तो लोग घबरा जाते हैं। फिर अब क्या करें? अब दो टाइप के मसले हैं, या तो वो किसी समझदार आदमी से बात करें, यानी कंसल्टेंट वगैरह से बात करें, या फिर वो जीपी के पास जाएं या हकीम के पास जाएं या होम्योपैथिक के पास जाएं, किसी के पास जाएं और पूछें क्या करें। घबराहट जिसे आप कहते हैं शुरू हो जाती है क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि जंगी से जो अमवात है वो कल 5 हुई हैं और इस तरह पहले 2 हुई हैं। इस तरह से ये वाक़यात हुए हैं। यहाँ बारिश का मौसम है, बारिश का पानी जगह जगह खड़ा है, तो उसका वेक्टर जो है वो डेंगू का जो है मच्छर है, ख़ास किस्म का मच्छर, वो बहुत ज़्यादा तादाद में। अमूमन यही समझा जाएगा कि ये बुखार जो हो रहा है वो प्लेटलेट गिरने की वजह से बुखार हुआ, जिसमें शायद डेंगू की ही वजह से हुआ है। जैसे प्लेटलेट जो गिरते हैं वो तो बहुत सारी और कंडीशन में भी गिरते हैं, बारिश के मौसम में भी गिरते हैं, बारिश के अलावा भी वो ये गिर जाते हैं। ये शक्ल है इनकी जी। अब ये कहते हैं ना जो खून है इसमें तो पानी है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर चीज़ मौजूद होती है ज़िंदा, वो होती है लाल खोलिए कहते हैं आप इसको, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल होते हैं। दूसरा जो है वो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल होते हैं जिसको बाहर सफ़ेद खोलिए कहते हैं। और तीसरे जो खुलिए हैं वो प्लेट वाले खुलिए कहलाते हैं। सफ़ेद खुलिए इसको नहीं कहते, प्लेट वाले खुलिए या सेल कहलाते हैं। प्लेट जो है उसका ज़्यादा उर्दू तर्जुमा भी प्लेट है, तो प्लेट ही वाले खुलिए कहलाएंगे। तो इसका मसला चल रहा है। तो दी कॉमन प्रॉब्लम इज़ दैट फीवर, एक्यूट फीवर, हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद द लो प्लेटलेट्स, यानी ये जो है ये प्लेटलेट जो बनते हैं वहीं से बनते हैं जहाँ से दूसरे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी बनते हैं। यानी ज़्यादातर ये जो बनते हैं जो बड़ों में जो बन रहे हैं, ये गूदा जो होता है, बोन मैरो जिसे आप कहते हैं, वहाँ से ये बनते हैं। तो उसमें आरबीसी भी बनते हैं, उनकी अलग सीरियल है, डब्ल्यूबीसी की अलग सीरियल है, प्लेटलेट की अलग सीरियल है। प्लेटलेट जो है वो बनते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं। ये उम्र 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होते हैं। और ये इनको सबसे अच्छा इनको बढ़ाने का तरीका ये होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो कोई ऐसा सदमा हो, इन्फ्लेमेशन हो जो उनको उभारे, बढ़ो, क्योंकि ये दे आर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। ये किसी भी एक्यूट कंडीशन के अंदर जो एक्यूट कंडीशन हो उसमें अमूमन ये बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं हम अपने ज़बान में रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर किसी के बढ़ गए हैं, पहले 1,50,000 से अब 2,50,000 हो गए हैं, और उसको गले में तकलीफ़ हो रही है या दांत में दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन हुआ है, इसमें ये बढ़ जाएंगे।
ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, जैसे ESR है, CRP है और 9 और मार्कर भी हैं। तो उसका तो वक्त नहीं है कि इस बारे में बात की जाए। ये बनते कैसे हैं कि एक हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होता है थ्रोम्बोपोएटिन के नाम से। ये जो रिलीज़ होता है ये किडनी के सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स, वहाँ से रिलीज़ होता है कि वहाँ पे प्रेशर जब आता है वो बताता है कि भाई क्या हो रहा है, जिस्म में क्या हो रहा है। उस लिहाज से फिर ये थ्रोम्बोपोएटिन को रिलीज़ करता है। लिवर में भी चूँकि ब्लड अच्छा खासा जाता है, वहाँ पे जो है हेपेटोसाइट्स यानी लिवर के जो खुलिए हैं वहाँ से भी ये रिलीज़ होता है। और रिलीज़ होकर ये एक्ट करता है बोन मैरो पर, जो बोन मैरो में जो इसके प्रोजेनेटर हैं या इसके जो वाली वारिस हैं आप कहते हैं, या इसके जो वालदैन हैं, आबा अजदाद हैं, उनका नाम उसका नाम है, और वो मेगाकैरियो ब्लास्ट कहलाते हैं। वो स्टिमुलेट होकर वो ज़रा मिच्योर हो जाते हैं तो मेगाकैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है वो मेगाकैरियोसाइट्स में तब्दील हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे कि प्लेटलेट को बढ़ाएंगे। वो कंडीशन है जिनके अंदर किडनी के अंदर से या लिवर के अंदर से थ्रोम्बोपोएटिन ना निकले, या थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो है ये कम तादाद में निकले, या वो जहाँ पे अमल कर रहा है, बोन मैरो है मिसाल के तौर पे, वहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, वहाँ पे जो है ना वो कबूल नहीं किया जा रहा उसको। उन सूरतों में जो है प्लेटलेट गिर जाएंगे। बीमारियों का नाम है, मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनमें ऐसा होता है। ज़ाहिर आपको भी नहीं है, अल्लाह करे किसी को हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिनमें ये हो जाता है। और ये बढ़ते उसी सूरत में है जब कोई अंदर शिद्दत का कोई ट्रॉमा हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो या कोई और चीज़ हो, इसमें ज़्यादातर में ये बढ़ जाएंगे। बहुत कम डिजीज़ के अंदर जो है वो थ्रोम्बोपोएटिन को जो है ना वो मास्क करने वाली चीज़ें जो हैं, अब वो देखते जंग जारी है, यहाँ पे जिस्म लड़ रहा है और दूसरी तरफ जिसने हमला किया है वो भी तो कुछ चीज़ें निकालेगा ना। वो चीज़ें जो बाहर निकालेगा उनको रोकने के लिए, जैसे जंग होती है उसमें तोप भी चलाते हैं, तीर भी चलाते हैं, हर चीज़ चलाते हैं। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। तो वो जो है वो थ्रोम्बोसाइट को काम नहीं करने देते, थ्रोम्बोपोएटिन को। इस तरह से वो प्लेटलेट गिर जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी लाक हो जाती है। और यहाँ पे इस वक्त जो परेशानी वो इसी की है। ये आपको बुनियादी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करें। तो ये जंग और जदल में हर चीज़ जायज़ है। तो थ्रोम्बोपोएटिन के एक्शन को रोकने के लिए जो भी चीज़ अंदर गई है वो कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। कुछ जगहों पे कामयाब हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइट का लेवल गिर जाता है। अब ये जो है ना खुद जो है ना प्लेटलेट का काम ये है कि बहुत सारे काम है। सबसे पहले बात तो ये कि खून का जो आप कट जाती है जगह, सबसे पहले जो भराव होता है, जो चुनाई करते हैं ना आप, वो प्लेटलेट की चुनाई होती है। फिर उसके ऊपर जो होती है फिर चुनाई जो होती है पक्की होती है फेब्रिन क्लॉट की, इस तरह खून बंद हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो खून बहेगा वो बड़े 3 से 5 मिनट में बंद हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी काम है, खून बंद करने के अलावा जो है ये और ख़ुद भी जो है ना ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, ये ख़ुद बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के अंदर ये अहम रोल है इसका। और फिर कीमोटैक्टिक एजेंट जो है इसमें मौजूद होते हैं, यानी वो एजेंट जो कि जिस्म के दूसरे जो मदाफ़ती खुलिए उनको दावत दे, कीमोटैक्टिक। और ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर भी बीटा वाला ये भी रिलीज़ करते हैं, जो कि उसको जहाँ चुनाई यहाँ पे लड़ाई हुई है, कुटाई हुई है, मार कुटाई हुई है, जैसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, तो जो झगड़ा होगा उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे खड्डा पड़ जाएगा। उसकी चुनाई जो होगी वो ये करता है TGF बीटा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ये काम भी जो है ना प्लेटलेट का है। किसी ने कह दिया खाली खून बंद करने के काम में आते हैं, तो गलत है। अल्लाह पाक ने इसको सलाहियत दी है और सलाहियत इतनी ज़्यादा दी है कि मल्टीपोटेंट, यानी उससे बहुत सारे काम कर सकता है, वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। बड़ी कुव्वत होती है, लेकिन हुक्म आता है ऊपर से, याद रखिएगा। बगैर उसके काम नहीं कर सकती। अल्लाह कहेगा कुन हो जा तो हो जाती। इसके बारे में आइंस्टाइन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था बिफोर हिज डेथ कि कोई है कुव्वत जो कि चला रही है निज़ाम को, ऐसे ये कैसे चल रहा है निज़ाम, तो ये उसने कहा था। तो ये जो फंक्शन है इसके,
वो ज़ाहिर है कि जैसे मैंने भी आपको आसानी के साथ समझा दिया है कि ये फंक्शन करते हैं वूंड हीलिंग, ज़ाहिर है उसको यानी जख्म का भरने में और खून बंद करने में, फिर ये दावत देने में कि दूसरे जो सेल हैं जो मुदाफ़ती उनको दावत देना वगैरह वगैरह। और इसको याद रखिएगा कि इनकी जो हाफ लाइफ है यानी आधी ज़िंदगी है बाहर जो होती है वो 7 से 10 दिन होती है। यानी अगर आपने खून दिया है और प्लेटलेट के लिए दिया तो 10 दिन के बाद वो फेंक देगा। वो लगाना है तो आपने 2-3 दिन के अंदर लगाना है, जितनी जल्दी लगाएंगे उतना काम आसान हो जाएगा। जिस्म में जो चल रहा है खून उसके अंदर जो उसकी ज़िंदगी है वो सिर्फ 2.5 से 3 दिन तक है, फिर नए खुलिए बन जाते हैं, टूटते रहते हैं। बंदा टूटना और बनना का अमल जिस्म में जारी है और जारी रहेगा। अगर ये बंद हो जाएगा तो इसका मतलब मौत वाक़ई हो गई। इसी को मैं डेथ कहता हूँ, सेलुलर डेथ। एपोप्टोसिस जो नाम सुना है वो लोग जो मेडिकल लोग हैं उनको पता है कि एपोप्टोसिस क्या चीज़ होती है। तो ये एपोप्टोसिस का पार्ट है ये। अगर ये कम हो जाए तो ज़ाहिर है कि खून निकलेगा, वो खून निकलेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा गिर जाए, या नाक से खून आएगा या दांतों से आएगा या पेशाब में आएगा या पखाने में आएगा, या मेंसेस हैवी हो जाएंगे। औरतों की नहीं ब्लीडिंग जो होती है इनमें आना वो बढ़ जाएगी। और ये हल्के हल्के धब्बे देगा, गोरे रंग पे ये नज़र आते हैं ज़्यादा, छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे ने पिन मारी हुई हो। या बाकायदा जो है ना वो जिस तरीके से नील पड़ जाती हैं, ये भी हो सकता है। अब सर्जरी कराने वाले जो हैं लोग टेस्ट कराते हैं पहले से, जैसे कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर वो काटते हैं। क्यों? अगर प्लेटलेट किसी के कम होते हैं तो फिर वो ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि जैसे ही वो काटेंगे वैसे ही खून का भाव बढ़ जाएगा। एक कंडीशन और भी होती है जिसको पहले के लेबॉर्ट्री में जब भेजते हैं आप तो ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, यानी एक्चुअली जो है वो प्लेटलेट गिरे नहीं हैं, लेकिन जो उनकी लैब का जो काउंटर है वो ये बता रहा है वो गिर गए। वो कौन सी कंडीशन है? स्पूरियस जिसे कहते हैं, प्लेटलेट कम हो जाना। सैम्पलिंग प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसमें ये है कि जो आप डालते हैं खून के, ज़्यादा जो लेता है खून तो उसके अंदर वो एंटीकोगुलेंट डालता ताकि जम ना जाए। तो वो एंटीकोगुलेंट की वजह से ज़्यादा डाल दिया आपने या ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो उस सूरत में प्लेटलेट जो होते हैं वो गिर जाते हैं, नज़र आता है कि गिर गए हैं। क्यों? आपने इजाफी तौर पर डाला है ना। ज़रा आपने 3 ml का तो वो लिया खून, उसमें 1 ml जो है ना आपने एंटीकोगुलेंट डाल दिया ताकि खून जमे नहीं। अब हो गया 4 ml, तो 4 ml पर वो निकाल के देगा वो आपको। अरे वॉल्यूम तो बढ़ गया सैंपल का जो आपने दिया था, उसके लिहाज से प्लेटलेट जो नज़र आएंगे उसको काउंटर पे वो कम नज़र आएंगे। इसको कहते हैं सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी वो गलत रिपोर्ट कर रहा है। ये भी बड़ी मुसीबत है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनमें आप जाते हैं, इसलिए हम जो लेबॉर्ट्री बताते हैं वो उन लेबॉर्ट्री को बताते हैं जहाँ हम खुद सर्वे कर चुके हैं। मिसाल आगा खान यूनिवर्सिटी की जो लैब है, आगा डाउ की जो लैब है, KPMC की जो लैब है, इस तरह से जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लैब है, इसके अलावा चुगताई की लैब बहुत अच्छी लैब है। वो भी जो है ना बहुत सख्ती के साथ उन पर अमल करवाते हैं कि भाई जो आप डाल रहे हैं एंटीकोगुलेंट वो 0.5 ml या 0.2 ml ज़्यादा ना डालें, और फिर चेक भी कर लें उसको काउंटर पे। तो सख्ती के साथ किया जाता है। यानी इन लेबॉर्ट्रीज़ को माना जाता है जिन लैब बीच में शामिल करें, उनके ऊपर जो है ना टेक्नीशियन के ऊपर दबाव होता है पीछे का, जो पैथोलॉजिस्ट बैठा होता है। वो कहता है कि ये प्लेटलेट कम आ रहे हैं तो कहता है दिखाओ मुझे, दिखाओ, मैं नहीं मानता। या WBC कम आ रहे हैं वो नहीं मानेगा, वो देखेगा खुद। जबकि वो आपके पास जो है वो सारा ऑटोमेटिक चैम्बर है, वो सारा बता रहा है भाई ये है, नहीं मानेगा। हर टेस्ट जो होता है वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखिए दुनिया में कोई टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। इसलिए कोरोना के अंदर जब मैं काम कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कोरोना नहीं है लोगों को, लेकिन कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो PCR पॉजिटिव हो गया। तकरीबन ये 1 to 2% के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, जबकि उनको कोरोना होता ही नहीं है, वो कुछ और हो रहा होता है, वो कोरोना नहीं होता। तो हर टेस्ट का जो है वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कहानी है जी, ये वो है कहानी जिसके अंदर जो है जब प्लेटलेट कम होते हैं तो सबसे बड़ा मुसीबत ये होती है कि आप भी घबरा जाते हैं। लेकिन 1,50,000 से लेके और 50,000 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो है वो
अगर 1 लाख से भी नीचे गिर जाएं, 100,000 से 50,000 के दरमियान, तो भी कुछ नहीं होगा। अब अगर ये चोट लग गई है, रिक्शा वाले के साथ टकरा गया किसी का, या बूढ़ा आदमी है, उसका उसका पाँव फिसला, थोड़ी सी चोट लगी मामूली सी, जिसको याद भी नहीं है, नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो वो टकरा गया दरवाजे से, वहाँ पर वो निशान बन गया, ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ज़्यादातर लोग आते हैं इसके दरमियान में, बल्कि इससे पहले आके रिपोर्ट करते हैं 1,30,000 के ऊपर, भाई क्या करूँ, मैं तो मर गया, डंगी हो गया मुझे, कभी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराएं, खाली आपने CBC कराया। अब भाई कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल है। जिस्म में टूट फूट हो रही है, दाएँ बाएँ हो रहा है जिस्म, और फीडबैक मैकेनिज्म्स हो रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये हो गया। अगर अब उसके गिर जाते हैं 1 लाख से नीचे, तो अब ज़्यादा परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है कि भाई ये मसाला है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन आपको कुछ होगा तो नहीं ना। जब तक 50,000 ना हो जाए, 50,000 से कम हो जाए से लेकर और 20,000 हो जाए, तब आपको ये है कि जिसम किसी का गोरा है तो उस पर आपको धब्बे नजर आएंगे, या आपको बगैर किसी चोट लगे हुए आपका ख्याल है कोई चोट भी नहीं लगी और मुझे नील पड़ गया, ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं होता परेशानी की। यानी इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ 30,000 कर देते हैं, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा कॉशियस लेते हैं क्योंकि लैब्स का मसला है यहाँ, तो 30,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी बात। असर ख़तरा जो है 30,000 से नीचे गिर जाएँ, तो उसमें ये होता है कि आपने ज़ोर लगा के जो है वज़ू के लिए जो है ना पानी डाल के उसे सिनका, या डकारे ली ज़ोर से, या खनकारे ज़ोर से, या उल्टी आ रही थी आपने ज़ोर लगा के उल्टी की, तो उसमें खून आ जाएगा, उसमें आ सकता है। या ये हो सकता है कि आपने जो है ना वो कोई ज़ोर आवर काम कर रहे थे, उससे आपको जो है जो फिनोमेना हुआ उसकी वजह से खून आने लगा, ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, अलबत्ता जो है वो 30,000 से नीचे गिर जाए। इसमें 20,000 लिखा है जो उन्होंने अपने लिए लिखा है, ये बाहर की रिसर्च है जो मैंने आपको पेश की है। तो पाकिस्तान में जो है वो 30,000 से कम हो जाएं, तो ये कहीं से भी खून निकल सकता है, आँखों से भी निकल सकता है, नाक से भी निकल सकता है, कहीं भी निकल सकता है। लेकिन ये ख़तरे वाली बात है, ये कहीं से भी निकल सकता है। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप दाखिला करते हैं मरीज़ का। अब उसे दाखिल करके हर 6 घंटे के बाद प्लेटलेट चेक किए जाते हैं। किसी का खून जो है ना वो अगर गिरा है, लेकिन दोबारा सुनिए, 1,50,000 से नीचे गिर गया है और 1 लाख तक आ गया है, चलें, तो उस वक्त जो है ना हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर टेस्ट कराएं। अगर 1 लाख आया है उसका और या से कम आया है तो हर रोज़ाना कराएं। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो 50,000 से नीचे हो गया है तो हर 12 घंटे बाद कराएं। और अगर वो 30,000 से कम हो गया है तो हर 6 घंटे के या 8 घंटे के बाद कराएं। यानी अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा, तभी हो सकता है ना। और अगर इससे भी कम हो जाए तो फिर ICU के अंदर 4-4 घंटे बाद प्लेटलेट चेक करते हैं। इसकी वजह ये है कि अचानक ये गिरता है, उसका कोई पता नहीं होता। 2 घंटे के अंदर जो है वो पहले 30,000 था, वो गिर के वो हो गया 18,000, इसलिए दाखिल करना पड़ता है। असल में इसलिए दाखिल करते हैं कि अगर 10,000 से कम हो जाए तो आपके दिमाग में खून रसने लगता है और इस तरह से फालिज का अटैक होगा पहले और उसके बाद डेथ हो जाएगी। मेरे जितने मरीज़ थे जिन्होंने मैंने देखा है, 3 जो थे उनका इंतकाल हुआ है, इसी तरह हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि वो प्लेटलेट 12-12 घंटे बाद चेक कर रहे थे वो लोग, उनको चाहिए था कि 4-4 घंटे बाद चेक करते। हम गए हैं काम से अपने दोस्त को छोड़ के, ICU में एडमिट था, तो हम 6 घंटे बाद आए तो उन्होंने चादर उड़ाई हुई थी, इंतकाल हो गया। बोला उनका मुंह टेढ़ा हो गया और इस तरह हो गया, सांस रुक गई। प्लेटलेट जो है वो उन्होंने सैंपल भेज दिया था उसी वक्त, वो आया 3,000। अब जो है ना 3,000 पर तो बहुत ही मुश्किल है बचने का, इम्कान ही नहीं था। इस मौके पर जो है ना वो प्लेटलेट को लगाया जाता है, खून को लगाया जाता है, उसकी प्लेटलेट जिसको कहते हैं आप मेगा प्लेटलेट, वो हम लगाते हैं। कंसनट्रेट हम उस वक्त लगाते हैं जिस वक्त 20,000 से कम हो जाए। आगा खान वाले 25,000 से कम में लगाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे लैब की फैसिलिटी अच्छी नहीं, वहाँ 30,000 से कम पे भी लगा देते हैं। क्यों? ख़तरा नहीं लेते, वो इस बात का ख़तरा नहीं लेते कि भाई हर 4 घंटे में 6 घंटे में प्लेटलेट काउंट कराना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस हवा को निकाल दें आप जहन से अपने, पहली बात। अब मैंने जो स्टडी की है
वो 3018 केसेस जो है ना मैंने देखे हैं, जो लिटरेचर के अंदर डिस्क्राइब भी हैं। और ये जो हुआ है ये डिफरेंट सिनेरियो में हुआ है, यानी अलग अलग हालात थे। तो 318 केसेस की लिटरेचर में मौजूद है जिनकी वजह से बुखार होता है और प्लेटलेट गिर जाता है। अब 3018 को अगर आप मैं लाइन से बताऊं तो इसी में 1-1.5 घंटे निकल जाएंगे। तो हमने भी इसी पर रिसर्च की है। तो लास्ट से 10 साल तक जीपी और कंसल्टेंट जो हैं उन्होंने ये केसेस देखे हैं। तकरीबन 2012 से पहले से लगा लें आप, तकरीबन 2009 में आया था डाउन में, जब से ये मैं केसेस देख रहा हूँ। और इस साल जो है वो 2018 से लेके 2022, अब 2022 है, ये बीमारी जो है ना एंडेमिक हो गई है, यानी आधी पॉपुलेशन को ये हो चुकी है किसी भी सूरत में कि प्लेटलेट डाउन हो जाए। मैं डेंगू की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेटलेट के कम होने की बात कर रहा हूँ, बुखार और प्लेटलेट का कम हो जाना। तो अब ये एंडेमिक हो गई है ना इस वक्त। तो अब आप जाके देखेंगे कि एक ही मोहल्ले में ना 12 आदमियों को ये बीमारी हुई है, छूत की बीमारी है। इसका मतलब तो ये हो गया। इसका स्टडी का जो वो था ऑब्जेक्टिव ये था कि ये देखा जाए कि ये थ्रोम्बोसाइट काउंट गिरते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे यानी प्लेटलेट के काउंट कम होने से जो उसकी बीमारी है वो किस वजह से हुई है, अगर आप पकड़ सकें तो। क्या ये प्लेटलेट का नीचे गिरने से आप कोई भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को ही कर सकते हैं कि फीवर कब ख़त्म होगा, ये पॉसिबल है? तो ये सवालों के लिए हम गए थे, जिसमें मैं मेन किरदार अदा कर रहा हूँ। मेरे साथी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट हैं जो इस वक्त प्रोफेसर भी हो गए उनमें से कुछ, वो मेरे साथ थे और बड़ी दिलचस्पी से सुनने वाले लोग हैं। कि अच्छा लिसनर होना बहुत मुश्किल काम है। मल्टी सेंटर की गई थी, ये गाँव में था मैं मौजूद, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेरे से लिंक था। वहाँ के जो स्टाफ था वो मेरे साथ, मैं पहले वहाँ चूँकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो मेरे साथ वो केसेस मुझे दे देते थे कि भाई आप देख लें। फिर कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो था जिसमें मैं प्राइवेट क्लिनिक करता था, अब नहीं करता, तो वहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे भी ये केसेस बहुत आते थे, या मुझे ले जाते थे लोग, घरों में जाके दिखाते थे। उस समय हमने जमा किए, सारे जमा किए 10 साल में। तो हमारे पास जो ज़रूरत है जिस स्टडी के लिए वो प्रोफाइल है, उसको हुआ क्या है और उसकी वजह क्या है, इटियोलॉजी क्या है, इसके बारे में जो है ना हमने तहकीक की। हमने जो 350 मरीज़ों को पाया, सेलेक्ट किया, रैंडमली सेलेक्ट किया, जो आए उसको दाखिल किया, यानी अपने रजिस्टर में नोट कर लिया और ये मालूम चलाया कि यह प्लेटलेट क्यों गिरे हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होगा इसका, ज़ाहिर है कि ये केसेस जो हम नहीं लेंगे, ये केस लेंगे, ये केस नहीं लेंगे, क्योंकि वो केसेस जो बिल्कुल क्लियर कट हैं कि उनकी वजह से प्लेटलेट गिरे हैं, उनको तो आप बाहर कर दें। अब यहाँ यही मसला है कि वो आदमी बिल्कुल सेहतमंद नहीं था जिनको ये बीमारी हुई है, और जिनके प्लेटलेट पहले से ही कम थे वो हमेशा से कम थे। 10 साल पहले कराएंगे तो वही 80,000 हैं। मेरे भाई बड़े हैं, उनकी 85,000 है हमेशा से। तो वो बीमारी है नहीं है, वो बीमार नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं है, थ्रोम्बोप्रोटीन रिलीज की सलाहियत नहीं है। जिस तरह से आपके यहाँ जिगर में चर्बी जमा होती है तो आपकी गलती से नहीं हो रही है, आप तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, आप पैदल भी चलते हैं, आप जॉगिंग भी करते हैं, फिर भी जिगर पर चर्बी जमा हो रही है। तो जिगर में जो होती है, जो चीज़ की कमी हो रही है, कुदरती तौर पे कमी हो रही है, जेनेटिकली वो आ गया, एंजाइम की जो उसका फंक्शन है वो उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। तो सिंध गाँव लियाकताबाद से 83 मरीज़ है मेरे पास, सबसे ज़्यादा मेन इलाका है वो। आपको पता है लियाकताबाद के बारे में ना, बड़े बड़े वाक़यात हैं। तो वहाँ पे काम करना भी बहुत दुश्वार होता था, लेकिन बहुत उन्होंने इज़्ज़त दी है, बहुत तकरीम दी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं वहाँ काम करता था बादशाह की तरह मैंने काम किया। मैं यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि बाहर नहीं जा सकता था। अस्पताल के लोग जो है मुझे पकड़ लेते थे कि चाय पी लो, खाना खा लो, इतनी इज्जत करते थे। MNAs वगैरह जितने भी थे उनके रिश्तेदारों का मैं इलाज करता था, और इसके अलावा जितने भी आते थे लोग, हर किस्म का मरीज़ वो बोलते थे जहाँ से भी आ रहा है उसको देखो। और सख्ती से साथ उन्होंने मुझे अपने पास से जाने भी नहीं दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे प्रोफेसर
साहब थे जो हमारे वाइस चांसलर, उन्होंने वहाँ से हटाया। अभी मैं पढ़ाता था, उन्होंने कहा पढ़ाने की जगह तो मेडिकल कॉलेज होती है ना, आप वहाँ आ जाएँ। उन्होंने फिर गवर्नर जो थे ईश्वर के बाद उन्होंने मुझे डाव में पोस्ट किया। फिर तो वहाँ के जो आउट पेशेंट थे जो 37 हैं, और जो आउट पेशेंट इन पेशेंट जो पहले ही दाखिल हो गए थे वो 30 हैं। प्राइवेट सेटअप के 150 हैं, सबसे ज़्यादा हैं ये। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 71 हैं, और अस्मा मेडिकल सेंटर गुलस्तान जौहर है जहाँ मैं जाता था, और बाकायदा से शाम को जाता था। कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दोपहर को जाता था, तो वहाँ से 71 उसके हैं, और 79 जो है वो अस्मा मेडिकल सेंटर के हैं। तो टोटल अंदाज़न 300 या 301 हैं, 302 हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो दाखिल किए गए हैं मरीज़, उन सबकी उम्रें बड़ी होनी चाहिए। बच्चों में हम नहीं कर रहे हैं इसको, स्टडी हम बड़ों में कर रहे हैं, टीनेजर्स में या बड़े। उनके अंदर जो है टेम्परेचर जो हो 99.59 से ज़्यादा हो गया हो, और साथ में कोई एविडेंस हो सही लैब का जिसमें कि 1,50,000 से प्लेटलेट नीचे गिर गए हों, उनको हमने इसमें शामिल किया। लेकिन हमें उनको हटा दिया है जिनको पहले से पता है कि भाई इनको प्लेटलेट कम है। 10 साल पहले भी कम थे, जैसे मैंने मिसाल दे के पहले बता दिया। और इसी तरह से एक बीमारी होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, थ्रोम्बोटिक, ये बहुत कम मरीज होते हैं। इसके अंदर भी पूरी लाइफ जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट हमेशा कम आते हैं, या वो प्लेटलेट जो कि किसी थेरेपी के देने की वजह से, यानी ड्रग देने की वजह से कम हुए हैं, वो खाया जा रहा है उसको, तो वो कम आएंगे हमेशा। इसी तरह से जो है ना, कोई जो खून की बीमारियां होती हैं उनमें भी प्लेटलेट गिरते हैं, खासतौर पर कैंसर वगैरह में गिरते हैं, खून के कैंसर में ख़ास तौर पर गिरते हैं। तो पहले से वो तो पहले से डायग्नोसिस हुआ होता है, या वो कीमोथेरेपी ले रहा होता है। तो कीमोथेरेपी तो सारी चीज़ें कम कर देगी, WBC को भी कम कर देगी, RBC को भी कम कर देगी, प्लेटलेट को भी कम कर देगी। कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक दवाएँ हैं जो थ्रोम्बोसाइट को कम करती हैं ज़्यादा, ये सेंसिटिव एजेंट है। थ्रोम्बोप्रोटीन को ही काट देती हैं, वो बनाने नहीं देता। तो ये इनको हमने हटा दिया, क्योंकि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस हैं, बहुत सारे रोमेटोलॉजिकल दूसरे केसेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ये बीमारियाँ हैं, इनको हमने नहीं लिया इसमें। इसकी स्टडी का पीरियड है 22 अप्रैल 2011, ये मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसके बाद ही मैंने काम शुरू किया था। उससे पहले मैं मसरूफ़ था अपनी वालदा के सिलसिले में, तो मैंने काम में हाथ नहीं डाला। उसके बाद से लेके अब तक जो है, ये मई अभी जो गुजरा है, उस वक्त तक हमने पास 300 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, यानी ये जेन्युइन केसेस हैं। मेरे पास रिपोर्ट है, वो मैं बता रहा हूँ। तो अब जिनके पेशेंट जो थे, जिसको हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहा था, वो हमने निकाल के बाहर कर दिया कि भाई इसको हमने रखना नहीं है। तो प्राइमरी आउटपुट वेरिएबल्स जो थे इसके अंदर, प्लेटलेट काउंट है और ड्यूरेशन, ये दो चीज़ों को हमने वेरिएबल बनाया, यानी इनको जिन पर निगाह रखी है, ताराना निगाह। और सेकेंडरी में ये लिखा कि भाई इसके बाद कितने लोग बच गए। मैं अभी से बता देता हूँ आपको, 99% लोग बच गए हैं, और 1% से कम लोगों के इंतकाल हो गया, ये भी निकाला है हमने। स्टडी क्या थी कि ये जेंडर जो है, इसमें मर्द जो हैं वो 71% हैं, और फीमेल जो है 29% है। असल में फ़ीमेल का एक तो ये कि घर से बाहर नहीं जाती हैं, वो घर में रहती हैं। जो एक्सपोजर होता है वो मेल को होता है, वो काम के लिए निकलता है। एक बात, फीमेल जो होती हैं वो मर्दों से ज़्यादा जो है वो बार बार घर को देखा भाली करती हैं, नहाती रहती हैं बार बार, हाइजीन उनकी जो है ना ज़्यादा की बेहतर होती है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि उनका हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेल से अलग होता है। मेल में ना टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, फीमेल में जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज़्यादा लेवल पे होता है। तो उसके जो फंक्शन हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के, वो जो है मुख्तलिफ हैं टेस्टोस्टेरोन से। तो टेस्टोस्टेरोन से कुछ मसाइल भी, अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, लेकिन बहरहाल ताकत रखता है, मर्द ज़्यादा ताकत रखता है। लेकिन उसके अलावा इसके में नुकसान भी हैं अपने। बालों का झड़ना है मिसाल के तौर पर, कोई झड़ रही चीज़, अब सोचिए ना ज़रा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसमें झड़ रही होती हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से। फीमेल में तो हार्मोन वैसे ही कम होता है, इसलिए फीमेल की तादाद कम थी इसमें, और मेल की तादाद ज़्यादा थी। तो इसमें जो है, जो 15 से 20 साल की उम्र के लोग शामिल थे वो 35 हैं, 20 से 30 साल की उम्र में 99 हैं। सबसे ज़्यादा जो है 30 से 40 साल की उम्र के लोग रिपोर्ट हुए, 128, और 40 से 50 साल की उम्र के 24 हैं, 50 से 60 साल के 11 हैं, और 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो 4 हैं।
असल में जैसे जैसे एज बढ़ेगी थ्रोम्बोसाइट ऑलरेडी जो है ना प्रोपोर्शनली कम हो जाती है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इसकी अपनी वजूहत है। उनमें वो आए कैसे थे मरीज़ के उनको बुखार हुआ और सर्दी लगी या उनको सर्दी महसूस हुई, वो थे 151। दूसरे टाइप के वो मरीज थे जिनको कोई सर्दी वर्दी नहीं लगी, बुखार आया 100 से ज़्यादा हो गया, वो 119 हैं। और एक मरीज़ वो भी आया जो कहते थे कि जिसमें शदीद दर्द है, लेकिन जब हमने फीवर चेक किया उसको नॉर्मल था। वो कह रहे हैं जी मुझे बुखार है, उनके पास थर्मामीटर भी नहीं था घर में, तो वो कैसे बताएंगे, तो उसको हमने इसमें शामिल कर दिया। 29 हैं वो। और हमारे पास मरीज़ आया था किसी और काम से, मिसाल के तौर पे वो लेके आया क्योंकि एड़ी में दर्द हो रहा है। हमने उसको टेस्ट कराया, CBC का टेम्परेचर चेक किया तो 100 से ज़्यादा था और एड़ी में शदीद दर्द था। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, यानी हमने काम कर रहे थे एड़ी के दर्द का, निकला आया वो फीवर विद लो प्लेटलेट। 7 लोग थे वो एसोसिएटेड साइलेंस, जिनको जिनको सर में दर्द था या रेट्रोबिल्बर यानी आँखों के पीछे दर्द था वो 103 हैं। जिनके साथ उल्टियाँ हुई थी वो 62 हैं। जिनके जिस्म में दर्द के साथ जोड़ों में भी दर्द था 39 हैं। किसी को फ्लू लाइक सिम्टम से नज़ला हो गया था, गला ख़राब हो गया था, किसी को खांसी थी तो 22 हैं। किसी को जो थे वो बता रहा था कि उसको जो है धब्बे पड़ रहे हैं, वो 9 हैं। और इसी तरह आँखों के चारों तरफ या चेहरे पे दर्द जिनके होता है वो 13 हैं। और मुंह के अंदर अल्सर जो हो जाते हैं, मुंह में जलन, वो 9 हैं। और कमर में दर्द स्पाज़म ऑफ द मसल की वजह से 23 हैं। किसी ने कहा पेट में दर्द है, वो 11 हैं। किसी को मोशन लगे हुए थे, वो 16 हैं। किसी को पेशाब में जलन हो रही थी, मुश्किल से आ रहा था, 7 हैं। किसी को नाक से खून निकल रहा था, वो 9 हैं। 4 वो हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग गम्स के साथ आए। 3 वो हैं जो कि खून में, यानी इनको उन्होंने थूका तो खून आया, उल्टी की तो खून आया, तो 21 हैं। पेशाब में खून आया, वो 5 हैं। और ब्लीडिंग जो है वो 2 से ज़्यादा मकामात पर पाई गई, यानी नाक से भी निकल रहा था खून और पेशाब में भी खून मिसाल के तौर पर आ रहा था, वो 7 हैं। मेनोरेजिया यानी औरतों की साइकिल है, उसके अंदर खून बढ़ गया। वो पहले धब्बे आने चाहिए थे, फिर खून ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, ऐसा नहीं हुआ। पहली दफ़ा में पहले दिन ही तब ज़्यादा खून आने लग गया अचानक, वो 5 हैं। और जो चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस प्रॉब्लम आ रहा था जिनमें, वो 11 हैं। और जिनको खड़ा होते थे तो वो अंधेरा छा जाता था, अंधेरा छा जाता था, वो 3 हैं। जो कि डिलीरियस थे, यानी गुनूदगी ज़्यादा आ रही थी उनपे, वो 5 हैं। और डिप्रेशन में जो गए हुए थे लोग, किसी काम करने का दिल नहीं चाह रहा, मूड ख़राब है, लिथार्जी है, बस खामोशी इख्तियार करने का दिल चाहता है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी बुखार है, प्लेटलेट काउंट भी कम है, और उनको एक्चुअली जो है मूड का प्रॉब्लम आ रहा है। एज से नहीं का मतलब होता है कमज़ोरी, चलता है तो वो थक जाता है। वो 75 लोग थे बुखार के साथ। पास हिस्ट्री जो वो दे रहे हैं, इससे पहले 2 साल में उनको हुआ था मलेरिया, जिन लोगों को 2 साल पहले, वो 21 है। डेंगू पहले हो चुका है, लास्ट 1 साल पहले भी, वो 9 है। एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड फीवर जो है वो 2 साल में जो हुआ है उनको 6 मरीज़ हैं। और जिनको टीबी की बीमारी थी लास्ट 5 साल पहले हुई थी, वो ट्रीटमेंट हो चुका है उनका, वो 3 हैं। किसी को जॉन्डिस 5 साल पहले हुआ, 5 थे। और जिनको ब्लीडिंग हुई थी किसी और जगह से भी, वो 6 थे पहले माजी में। और माजी में उनको ब्लड लगाया गया है, वो 5 हैं। किसी की सर्जरी हुई, मेन सर्जरी, वो 5 हैं। कोई बाहर से आया है यहाँ पे, वहाँ ठीक था, यहाँ आया 6 महीने के अंदर, वो 3 हैं। और किसी ने जो है ना वो इलीगल सेक्स एक्ट किया था 6 महीने से पहले, तो वो 2 हैं। इसके साथ और बीमारियां जो ले रही थी, डायबिटीज़ इनका मौजूद है, 61 के अंदर थी मौजूद। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा 60। किसी का जो है ना वो लिपिड प्रोफाइल रेंज था, वो 40 हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले 12 हैं इसमें। थैलेसीमिया माइनर 5, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये भी। ये लोग कराते नहीं हैं, अनीमिया को मैनेज नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं कराते, उसका तशखीस सही नहीं होती है। थैलेसीमिया माइनर होते हैं, वो 5 हैं। और जिनको टीबी की बीमारी साथ में है, अभी भी है, उसका इलाज भी जारी है, वो 2 हैं। लेकिन उनको ऐसी दवाएं नहीं ले रहे जिससे प्लेटलेट गिरेंगे। जर्ड है, यानी ये जो पेट में जलन होकर मुंह में पानी आ जाता खट्टा, 19 हैं वो। जिनको एक्चुअली एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, मैदे की बीमारी,
जो है वो मौजूद है, और उसके लिए वो जो है तो कुछ शरबत वगैरह पी रहे हैं या कोई चीज़ें खा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री दी गई है, वो 12 हैं। और बिनाइन पोस्टरल जो है वो जो है हाइपरटेंशन जिनको है, इडियोपैथिक जो है यानी जिनको जो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, सॉरी प्रोस्टेट की जो है ना हाइपरट्रॉफी, वो 5 है, और उसकी वो दवा खा रहे हैं। स्थैलेमाइटिक जो हैं इसके साथ 4 निकले हैं, जिनको पहले से खारिज की बीमारी थी वो 2 थे, जिनको हाइपरथायराइडिज्म भी साथ है वो 2 थे। फैमिली हिस्ट्री इनमें ब्लीडिंग किसी डिसऑर्डर वाले जो थे वो 5 थे, जिनको शुगर ख़ानदान में मौजूद है वो 23 थे, जिनकी ब्लड प्रेशर ख़ानदान में चल रहा है या दिल की बीमारी चली 19 थे, और जिनकी इसी किस्म की बीमारियों की हिस्ट्री है, यानी बुखार हुआ, प्लेटलेट गिर गए या उनके धब्बे उब्बे पड़ गए, और पूरे ख़ानदान में हुए सब, तो 7 हैं। दवाइयाँ जो खा रहे थे उनमें जो है ना आप देखें ना, खाते हैं आप क्लोपिडोग्राल खाते हैं दवा, क्लोप्लेट, और एस्कार्ड खाने वाले लोग हैं वो 11 हैं। इंसुलिन देखिए प्लेटलेट काउंट नहीं गिराती है, क्लोपिडोग्राल एस है, ये याद रखिएगा। वो जो है वो कमी नहीं करती है, उसका काम जो है ना फंक्शन उसका ख़राब करती है। प्लेटलेट तो नॉर्मल रहना चाहिए। इससे आप नहीं लगा सकते कि जो आदमी दवा खा रहा है एस्प्रिन उसके प्लेटलेट गिर जाए, गलत है। इंसुलिन लगा रहे थे लोग 3 हैं, इंसुलिन तो खुद ग्रोथ फैक्टर है, तो उसमें तो नहीं होना चाहिए प्लेटलेट को कम। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो हम खाते हैं, जो आप खाते हैं, ग्लूकोफेज है, या फिर जो है वो ग्लिमिप्राइड वगैरह खाते हैं ना आप लोग, गैट्रेल है या ये, तो उसमें भी जो है ना प्लेटलेट का कोई ताल्लुक नहीं। एंटीहिस्टामिन ज़्यादातर जो होते हैं बेजरर होते हैं, लॉरिन वगैरह खाते हैं, उनमें भी नहीं होता। हाँ एनासेट के साथ हो सकता था, 11 हैं वो हो सकता है। कुछ एनासेट जैसे हैं जो करते हैं, ब्रुफेन है मिसाल के तौर पर, अब तो वो इतनी कॉमन नहीं रही, और पोस्टान है, मेफेनामिक एसिड है, उसमें गिर सकते हैं। और जिनको जो है वो खा रहे हैं पीपीआई, ये दवाएं हैं जो हम देते हैं एसिड कम करने के लिए, मैदे की जलन के लिए देते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये लोग खा रहे 19 हैं और 13, तो तकरीबन जो हो गए वो 32 के करीब वो लोग थे। और जो खून में चर्बी कम करने वाली दवाएं खा रहे थे, लिपिटॉल, लिपिगैट, जिसे एटोरवास्टेटिन या रोवेवास्टेटिन कहते हैं, वो 11 हैं, उनका भी प्लेटलेट से कोई ताल्लुक नहीं है। विटामिन और कैल्शियम तो वैसे ही फ़ायदा करते हैं, उसमें तो गिराने का सवाल ही नहीं पता होता। प्लेटलेट ओरल कॉन्सेंट्रेटिव खाने वाले 11 हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। स्टेरॉइड तो प्लेटलेट को बढ़ाते हैं, तो वो 3 ले रहे थे, और एराथ्रोक्सिन जो है वो भी इसको बढ़ाती है, तो वो 2 आदमी हैं जो हाइपोथायराइड थे और दवाओं पे थे। उनके जो एडिक्शन है यानी आदत जो बनी, जो सिगरेट पीने वाले 52 हैं, जो शराब पीने वाले इनमें 3 हैं, पान खाने वाले 43 हैं, गुटखा मावा टाइप की चीज़ें खाने वाले 49 हैं, नस्वार खाने वाले 15 हैं, हुक्का पीने वाले भी इसमें सिगरेट में हमने शामिल किया हुआ है इसको। कैनबिस यानी बाकायदा नशा करते हैं जो, तो वो 3 हैं कैनबिस को। और डाइमोफिन जो है हीरोइन वाले जो पीते थे वो 1 है। उनकी जो है वो सर्विस करने वाले इसमें 70 हैं, और जो घर की औरतें हैं 55 हैं, स्टूडेंट 12 हैं, बिजनेसमैन 36 हैं, जो लेबर जॉब करते हैं 33 हैं, और जो किसान हैं वो 4 हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये जो अर्बन से जो हमारे पास मरीज आए ना, शहर से, वो 207 हैं, और रूरल से जो आए थे ठट्टा वगैरह से यहाँ इलाज के लिए वो 93 हैं। और घर के अंदर जानवर जो हैं, जो पालने वाले लोग हैं 44 हैं, उससे ताल्लुक है प्लेटलेट का, ये सही बात है। मॉस्किटो बाइट उन्होंने खुद देखी, इतनी ज़्यादा काटा है मच्छरों ने उनको, खुद बता रहे हैं जी मच्छरों के ही अंदर है क्या है, वो 67 है। हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबल टिक बाइट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो माइट, ये टिक जो जानवरों के साथ रहते हैं उनमें जो किल्लियाँ हो जाती हैं, चिचड़ियाँ होती हैं, वो उसको जानवर को भी काटती हैं और इंसान को भी काटती हैं, तो उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं, वो 7 हैं। यानी घर में ऐसे जानवर जो बड़े जानवर हैं, जैसे भैंस है, गाय है, ऊँट रखा हुआ है जिसने अपने पास। पंजाब में तो भैंस के साथ लाजमी तौर पर रहना होता है, 2-2 भैंसें रखते हैं लोग, उनसे दूध पीते हैं और उसी से वो सब कुछ करते हैं। उन पर किलियाँ होती हैं, जुएँ होती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो उनको भी काटती हैं और आपको भी काटती हैं, उससे ये बीमारी हो सकती है। और उन्होंने खुद बताया है कि
उन लोगों ने जो 77 है कि जिनके चारों तरफ भर के पानी, भाई आपको यहाँ कराची में तो हर जगह डिफेंस में भी चले जाएं आप तो पानी आपको मिलेगा। वो पॉश एरिया में भी आपको चारों तरफ, क्योंकि उनकी निकासी का इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ पे पानी खड़ा हुआ मिलेगा। हमने फिर एग्जामिनेशन किया इन मरीज़ों का, तो एक से ज़्यादा बुखार 199 को है, 99 से 101 बुखार 78 को था, बुखार ही नहीं था 13, जिनकी दिल की रफ्तार ज़्यादा है, टैकीकार्डिया थे 172 है, जिनका ब्लड प्रेशर गिर गया था वो 43 है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो 9 है, जिनके सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, तेज़ सांस चल रहा था, टैकिपनिया, वो 13 है, जिनको पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन 131 है, ये ज़्यादा मसला इसका था 131। और एनीमिया जो था वो मौजूद था एग्जामिनेशन पे, हमारे लैब एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, हम अपने एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वो 49 है। और यरकान जो हमने पकड़ा है अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में शायद वो 57 है। और ऊँगलियाँ नीली होना या होंठ नीले होने की हिस्ट्री दी है इन्होंने, 3 ने दी है, इसको हमने देखा भी है, सही है ये बात। और जिनके जो है जो क्लबिंग हो जाती है, यानी जो नाखून का एरिया वो फूल गया है, वो 5 है। जिनके अंदर जो है वो ग्लैंड्स हैं सर्वाइकल, यानी गर्दन के जो ग्लैंड हैं ये वाले में, ये बड़े हुए हमने पैल्पेट कर लिए, उसने नहीं पैल्पेट की, हमने पैल्पेट किए, वो 9 हैं। रैश जो हमने खुद देखा है वो 3 हैं। मॉर्बल छोटे रैश, जो बड़े बड़े चट्टे जो है वाले रैश जो होते हैं वो 2 हैं। पिटिचिल रैश जो हमने गोरे लोगों में ज़्यादा देखा उसको 3 है। और बाकायदा खून एक जगह जम गया, एकाइमोसिस कलेक्ट हुआ हुआ, वो 1 मरीज़ है जिसके साथ ऐसा हुआ। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिन किया तो हमें जो है ना रोंकाई मिले 8 में और क्रैप्स मिले 9 में। और हार्ट का जो एग्जामिनेशन किया तो सेकंड हार्ट साउंड लाउड मिली हमें इस एरिया में 5, सिस्टोलिक मरमर मिला हमें इसी एरिया में 7 को, और पेन सिस्टोलिक मरमर मिला मैटल एरिया में 1 मरीज़ का। अब ये वो आदमी जिसको एग्जामिनेशन करना आता है वही बता सकता है, और जो सुन रहे हैं आम लोग भी सुन रहे हैं इस लेक्चर को, और डॉक्टर भी सुन रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट भी सुन रहे हैं। एग्जामिनेशन से ही आप जीतेंगे, ये याद रखिए, हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन। आप तो 5 मिनट में मरीज को फारिग कर देते हैं, मैं 40 मिनट लगाता हूँ, 30-40 मिनट लग जाते हैं मुझे, बाद घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, तब ये मैं चीज़ें पकड़ता हूँ। तो ये मैंने खुद एग्जामिन किए पेशेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो मैंने कहा लाओ मरीज़ ला के दिखाओ, तो ये हमने एंट्री की, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करते हैं। पेट का एग्जामिनेशन किया, हमें स्प्लीनोमेगाली मिली, यानी तिल्ली बड़ी हुई मिली 11 में, और जिगर बढ़ा हुआ मिला 5 में, और दोनों चीज़ें बड़ी हुई मिली 11 में। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो जो गुनूदी की कैफियत वाले मरीज़ हैं, 10 से 13 के दरमियान उनका था ग्लाउकोमा, यानी वो नींद ज़्यादा आ रही थी उनको, या बहुत ज़्यादा आ रही थी, उनकी बात करें। या जिनका जो है वो जब आप छूते थे तो पता नहीं लगता था कि भाई ये लग रही है चीज़ ना, हम महसूस नहीं करते इसको। 5 हैं। हैंड कल्चर ये जो हम चेक करते हैं स्लो हो गई हैं इनकी, वो 2 हैं, वो हाइपोथायराइड केस हैं या विटामिन B12 डेफिशिएंट केसेस थे। तो हैंड कल्चर स्लो थी, ये बाद में मालूम चला, जब हमारे पास दाखिल हो गए तो पता चला कि ये कॉज निकल आई उनकी। इन्वेस्टिगेशन जो है जब पहले दिन में आए थे तो वो क्या थी, वो वहाँ में सबसे ज़्यादा। अगर हीमोग्लोबिन जो है 15 ग्राम से ज़्यादा जिनका है वो 21 हैं, ये इंपॉर्टेंट मरीज़ हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो कराची में 13-14 से ज़्यादा नहीं होता, किसी का 17 भी आया है। जितना हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा उतना खून गाढ़ा हो गया है, ये बता रहा है। आप सिगरेट पीते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, और कंडीशनों में जिनमें ज़ाया होता है, पानी वाले पखाने हो गए हैं, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जो है वो ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसके अंदर जब आप कराएंगे तो जो खून जो होता है वो पानी जो उसका होता है जो प्लाज्मा कहते हैं वो कम हो जाता है। और ख़ास तौर पर डेंगू के अंदर तो बहुत अहम है कि वो जो है वो खून की नालियों से बाहर निकल जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है बाहर, तो इंट्रावास्कुलर से वो एक्स्ट्रावास्कुलर में जाता है। सबसे ख़तरनाक मार्कर जो है डेंगू का वो यही है कि पहले हीमोग्लोबिन पहली विज़िट पे था 14, दूसरी विज़िट के ऊपर दूसरे दिन तीसरे दिन 17-18 हो गया, ये मरीज़ दाखिल किया जाएगा, ये अचानक कोलैप्स हो जाएगा। ये आम डॉक्टर लोग सुन नहीं आता कि हीमोग्लोबिन जो है वो स्ट्रॉन्ग मार्कर है थ्रोम्बोसाइट से। सीवियरिटी ऑफ डेंगू फीवर में ख़ास तौर पे और फीवर में भी होता है।
13 से 15 ग्राम के जो मरीज मिले वो 189 मिले हमें, यानी एनीमिक नहीं थे वो। हीमोग्लोबिन 11 से 13 मर्दों के अंदर जो एनीमिक हो जाता है ये तो 34 हैं, और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम ख़ास तौर पे औरतों के अंदर जो होता है तो 6 हैं। और नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो था वो 69, उनमें कोई ल्यूकोसाइट को डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं, ना ज़्यादा हुए ना कम हुए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है वो उसके 3 फेजेस होते हैं। वो बढ़ाता भी है TLC को, वो नॉर्मल भी रहता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो ये कोई मार्कर ना हुआ ना। TLC लेस देन 3,500 जो थे 54 लोग थे, और TLC जिनका था 11,000 यानी ज़्यादा हो गया जिनका, वो 27 हैं। अब अंदाज़ा लगाइए। प्लेटलेट जो है जिनके 1,50,000 ज़्यादा, उनको तो हमने रखा ही नहीं, स्टडी में नहीं रखा, क्योंकि आपको क्लियर करना था हमें। और प्लेटलेट 1,30,000 से जब कम हो जाए तो फिर हमने उनको ले लिया था। वो गिर के गए 1,50,000 तक, वो 266 हैं। फिर जो 1 लाख से 30 लाख के दरमियान है वो 20 हैं, जिनके प्लेटलेट काउंट इस पर पहली विजिट पे थे 1 लाख से 50,000 के दरमियान 15 थे, और जिनके प्लेटलेट 50,000 से 25,000 के दरमियान वो 11 थे पहले ही विजिट पे। और पहले ही विजिट पे जिनके 15,000 से भी कम थे वो 3 है, वो सारे के सारे जितने भी आए थे ये तीनों की डेथ हो गई थी बाद में ना। उनका हीमोग्लोबिन जो था वो 18 ग्राम था, हम अंदाज़ा लगाइए। और पहले अगर दाखिल कर लेते 1 दिन पहले तो बच जाते, मगर ये कि जिसकी लिखा हुआ है मौत तो वो इसी तरह होती है। किसी को जो है वो सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, लेकिन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पर कोई इफेक्ट नहीं आया। वो सबसे ज़्यादा है 190 हैं, यानी तकरीबन अब अंदाज़ा लगा 300 की अगर ये स्टडी है तो 190% निकाल लें हम इसकी। अब जिनको ल्यूकोपिनिया भी था, यानी WBC भी कम थे और प्लेटलेट भी कम थे, वो 98 में हैं। ज़्यादातर ल्यूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैरेलल होता है, ज़्यादातर ल्यूकोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत कम कंडीशंस में होता है। नॉर्मल सोडियम जो था हम 131 तक लेते हैं उसको, नॉर्मल 131 to 135, तो 132 बनते हैं, तो 131 मरीज हैं जिनका 135 के अराउंड है। हायर भी हुआ सोडियम की, वो पानी निकल गया तो फिर वो स्पूरियस हो गया। 7 हैं। लो सोडियम तो होना ही चाहिए था, जब आपका निकल गया पानी इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर में, तो वो 12 थे। पोटाशियम को हमने चेक किया, फिर यहाँ में पोटाशियम अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो मौत वाक़ई हो जाएगी। तो पोटाशियम के नॉर्मल पोटाशियम था 134 को, लो पोटाशियम 116 थे। जिनका बिलिरुबिन ज़्यादा था वो 79 है। ये लिवर फंक्शन टेस्ट है। हायर है जिनका एंजाइम लिवर एंजाइम हायर है 88 है, 80 और 44 हैं। AST ALT एल्कलाइन फॉस्फेटेज को मिला लें अगर, यानी किसी का ALT भी ज़्यादा है, AST भी ज़्यादा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन खाली ALT AST हायर है किसी का 112 है, इसका मतलब लिवर इन्वॉल्व हुआ है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज किसी का ज़्यादा है जिसमें लिखा हुआ है 44, तो वो उन लोगों में है जिनके अंदर जो बाइल जो लिवर से निकल रहा है वो ब्लॉक हुआ है, जिसकी वजह से बढ़ गया है। ये यूरिया जो है बड़ी अहम चीज़ होती है, जो आपको किडनी फंक्शन बताती है। नॉर्मल था 188 में, 188 मरीज में ब्लड यूरिया हाई हो गया उनका 34 में। ये लो भी हुआ है किसी का, ये भी मज़ेदार बात सुनिए, वो 28। उसकी वजह ये है, यूरिया कम होने की वजह ये होती है कि आपने ज़्यादा पानी मरीज ने पिया है, और जब वो चला सब टेस्ट कराने के लिए 4 गिलास पी के चला है, सारा एब्जॉर्ब हो गया, हीमोडाइलेशन हो गया, तो ब्लड यूरिया जो लो आ गया इसमें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि किडनी ने उसे रिलीज़ किया, और तीसरी वजह ये हो सकती है उसको जुलाब लगे में, उनमें भी ऐसा होता है। और सीरम क्रेटिनिन जो है नॉर्मल जो है 233 में, और सीरम क्रेटिनिन हाई था 27 में। उनको पहले से जो है ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जाहिर नहीं की थी उन्होंने कोई। एज की वजह से भी जो है याद रखिए क्रेटिनिन बढ़ता है, ये 0.5 होता है तो 0.8 हो जाता है, 1 तक जो होता है वो चला जाता है। 70 साल की उम्र में नॉर्मल है ये 1 to 1.2 तक नॉर्मल लेता हूँ मैं। यूरिन का एग्जामिनेशन किया 125 का नॉर्मल था। यूरिन के अंदर भी जो है वो पस सेल आ रहे थे, वो 20 था। और यूरिन के अंदर जो है वो जो रेड ब्लड कॉर्पसेल यानी खून के खोलिए जो हैं 5 हैं। और टेफिडॉट टेस्ट जो अब नहीं करते हैं, वो करवा के लिए आए थे तो लिखा है मैंने 21 हैं।
हम इस टेस्ट को नहीं मानते, इससे टाइफाइड नहीं पकड़ा जाता। डेंगी IgM पॉजिटिव, ये एंटीबॉडी है 20, और डेंगी IgG पॉजिटिव। GM का मतलब होता है अभी 1 हफ्ते के अंदर बीमारी हुई है, इस वजह से IgM बढ़ गया। IgG का मतलब ये हुई थी 4 हफ्ते पहले, वो 19 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी अभी भी मौजूद है, मसला वो 21 हैं। ये जो टेस्ट आता है ये दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव आता है, इसको पहले हफ्ते में हम नहीं कंसीडर करते। पहले हफ्ते का जो डेंगू का टेस्ट है वो NH1 एंटीजन है, जो 10 दिन तक रहता है। लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आए पॉजिटिव वो 112 आए हैं, लेकिन बाकी होगा आप देख ही रहे हैं। अभी अगर सबको जमा कर लें 300 में से, तो ये मुश्किल 150, यानी 50% लोगों को एक्चुअली डेंगू था, बाकी लोगों को डेंगू था ही नहीं। मलेरिया था जो वाइवेक्स का 7 था, इनमें से फल्सीपैरम 4 हैं। फिर ICT करके पता चला है कि मिक्स, यानी वाइवेक्स भी है और फल्सीपैरम भी है, उनकी टाइप्स होती हैं। वो 3 थे, वाइवेक्स अलबत्ता हम हैं, वो हर 2-3 महीने बुखार आता रहेगा पूरी ज़िंदगी, जब तक कि ये मारा ना जाए जिगर में। उसकी दवाई स्पेशल होती है, जो ट्रामाक्विन हम देते हैं। फल्सीपैरम मलेरिया 4 हैं जो हमारे पास रिपोर्ट किए, सब टट्टा के जोन के हैं, टट्टा या इसके बदीन इस साइड से आए हैं। ये कराची में जो आजकल है वो मलेरिया वाइवेक्स का है। फल्सीपैरम होता था एक ज़माने में, 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ वाइवेक्स ज़्यादा है, तो इसलिए वाइवेक्स की तादाद अभी जो बढ़ी है, जो ना कुछ दिनों में की बात कर रहा हूँ, वही रिपोर्ट किए गए वाइवेक्स। और ये इन्वेस्टिगेशन पहले विजिट पे जब की, तो इससे जो पता चला, ये पता लगा डेंगू भी है और मलेरिया भी है, दोनों हैं। टेस्ट पॉजिटिव आ गए, वो 33 हैं। डेंगू के साथ जो है वो टाइफाइड भी साथ में निकला है, 48 हैं। डेंगू के साथ मलेरिया भी हुआ है और टाइफाइड भी हुआ है उनके साथ में, 14। अब अंदाजा लगा ये मरीज़ जो है, ये इसका खाना ख़राब है, वो ये कहते हैं कि यार डेंगू ने मुझे मलेरिया कर दिया, डेंगू ने मुझे टाइफाइड कर दिया, ये टाइफाइड ने मुझे डेंगू कर दिया, या टाइफाइड ने मुझे मलेरिया कर दिया। भाई आप उन माहौल से आए हो ना, गंदे माहौल से आए हो और नॉन हाइजीनिक माहौल से आए, तो वहाँ तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं, तीनों साथ हो सकती हैं। आइसोलेटेड डेंगू जिनको पकड़ा गया है, बिल्कुल तय बात है, उनको और कुछ नहीं है, वो 98 हैं। इसमें से मलेरिया 17 हैं, एंटेरिक फीवर 45 हैं। मलेरिया के साथ जो है वो एंटेरिक फीवर 3 हैं। खाली मलेरिया भी है, उनको एविडेंस मिल गया हमको, साथ में एंटेरिक फीवर के लिए हमारी क्लिनिकल जजमेंट था, वो 3 हैं। ब्रुसेला इलाइजा की एंटीबॉडी, जो ब्रुसेलोसिस जानवरों से जो बीमारी, जानवरों का टाइफाइड, वो 3 हैं, ये भी टट्टा जोन के लोग हैं। लेप्टोस्पायरा जो है IgM पॉजिटिव है, एक आदमी है जिसको हमने पकड़ा है लेप्टोस्पायरोसिस, और ये अछूता केस है, इसको मैंने रिपोर्ट किया था केस रिपोर्ट में। और ये आदमी जो है ना, ये क्या काम करता था, ये जो है नीचे जाता था, जो आपकी गटर लाइन है जो ब्लॉक हो जाती थी, तो ये बड़ा हिम्मत वाला आदमी था, ये मास्क लगा के उतर के निकालता था कचरा। उसे थोड़ी मालूम था कि ये इसको लेप्टोस्पायरोसिस हो जाएगा। ये बीमारी भी बड़ी ख़तरनाक है, लेप्टोस्पायरा एक्टिव हेमरेजिका से होती है, इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, लिवर भी इन्वॉल्व होता है, किडनीज भी इन्वॉल्व होती है। फिर इसको आसानी के साथ बहुत ही, यानी इसकी दवा भी बहुत आसान है, तो वो आप दे सकते हैं। इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, वो जो ग्रुप इस्तेमाल ही नहीं होता, वो इसमें बहुत ज़बरदस्त काम आता है और मरीज़ बच जाता है। हेपेटाइटिस A जो था वो कम उम्र वाले लोगों को था, IgM इसमें पॉजिटिव था, 3 है। और सरफेस एंटीजीनिया था जिनको हेपेटाइटिस B का शुबा जाहिर किया गया, वो 9 कंफर्म नहीं है ये, लेकिन हेपेटाइटिस B कोर एंटीजन किया जब हमने, तो 3 है, यानी उनमें मौजूद है, अभी हेपेटाइटिस मौजूद है। हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी जो है वो 4 आई हैं। हमने इसका PCR नहीं कराया था क्योंकि महंगा टेस्ट था, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। फिर ANA जो है ये हमने ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए लिखा है, वो 1 है। रोमाटाइड फैक्टर, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, 5 हैं। 5 पेशेंट टारगेट की हमने HIV के लिए जो बाहर से आए थे, और 3 पेशेंट टारगेट किए हमने कॉन्गो के जो नेगेटिव आए थे, उन्होंने जो भी बाहर से आए थे नेगेटिव आया, इन दोनों में किसी में भी पॉजिटिव नहीं आया। एक्सरे कराया तो एक्सरे में जो है ना, वो 7 लोगों को मालूम चला पानी उतर आया, प्लेउरल फ्यूजन हो गया फेफड़े में, एक तरफ, दोनों तरफ पानी उतर आया, 3 में।
या कोई ओपेसिटी नज़र आ गई हमें, रेडियो ओपेसिटी, वो 3 में आ गई, कार्डियोमेगेली जो हमें नज़र आई वो 5 में, हार्ट का बढ़ जाना, और जो ग्लैंड बढ़ जाते हैं अंदर के ग्लैंड, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, एक तरफ की 4 थी और दोनों तरफ की जो है वो 2 थी, हाइलर इन्लार्जमेंट। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बीमारी जो है ना, ये जितनी भी बीमारियाँ जो हैं, वायरीमिया है या बैक्टीरियमिया है या सेप्टिसीमिया है, उन सब में ये होता है, तो ख़ास बात नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हमने किया तो कोलिलिथियासिस हमें 9 में मिला, हेपेटोमेगैली यानी लिवर का बढ़ना 11 में साबित हुआ, स्प्लीनोमेगैली का 23 में साबित हुआ। स्प्लीनोमेगैली होगी तो फिर क्या होगा, हाइपर स्प्लीनिज्म के साथ अगर हुई है तो वो थ्रोम्बोसाइट को भी गिरा देगी, WBC को भी गिरा देगी, और कुछ बाद RBC को भी गिरा देगी कुछ दिन बाद। तो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली थी 19, यानी जिगर भी बढ़ गया और तिल्ली भी बढ़ गई 19 में, और एसाइटिस जो था यानी उनके पेट में पानी भर गया 3 में। डायग्नोसिस जो बनी ओवरऑल वो डेंगू फीवर के 98 है, वाइवेक्स मलेरिया की 15 है, फल से पहले मलेरिया 3 है, वाइवेक्स फल से पहले मलेरिया 5 है, एंटेरिक फीवर 48 है, डेंगेली मलेरिया 33 है, डेंगू के साथ इंटेरिक भी हुआ हुआ 38 है, मलेरिया के साथ इंटेरिक हुआ हुआ 3 है, ब्रूसेलोसिस 3 में पकड़ा गया, छठा जोन अबदीन जोन के हैं, लेप्टोस्पायरोसिस यहीं पर कराची का है, जो आदमी एक्सपर्ट था, मैंने आपको सुनाया भी किस्सा कि वो गटर साफ कर रहा था। कोरोना के साथ जो केसेस आए हैं ये नई मुसीबत है, उनमें जो है ना पॉजिटिव आ गया है, टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, इनमें जिनके अंदर कोरोना होता है उनके अंदर उम्मन जो होता है वो डेंगू का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, वैसी वर्षा, यानी डेंगू के लिए आप अगर जाएंगे तो वो कोरोना भी निकाल के बैठ जाएंगे वो, यानी वैसी वर्षा बोल रहा हूँ मैं। 3 एक्चुअली जो है ना जो प्रूव किया गया, कोरोना को अलग किया गया प्रूव, और डेंगू को अलग भी जो प्रूव किया गया है वो 7 है। तो ये एक बड़े मज़ेदार दिलचस्प गुफ्तगू है। तो डेंगू फीवर के लिए नहीं आए थे, वो कोरोना के लिए दाखिल किए गए, लेकिन जब उन्होंने एग्जामिन किया गया, बुखार नहीं जा रहा तो देखा कि उनमें डेंगू पॉजिटिव आ गया, NH1 एंटीजन और दोनों एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ गए। तो फिर हमने 7 मरीज़ पकड़े हैं अब तक, ये अभी की बात है 2 साल के अंदर। इतना हेपेटाइटिस ए जिनको 3 था, 3 लोगों को B था, 3 को हेपेटाइटिस C, 4 को था ऑलरेडी। सिस्टेमिक लिपोसिरोसिस जो था ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो है वो 1 को है, और अनडायग्नोज यानी पता ही नहीं है कि इसकी वजह क्या है बुखार की, प्लेटलेट के गिरने से, इडियोपैथिक है हमें मालूम नहीं है, या ये सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, चाइना में ख़ास तौर पे वो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ये 45 है। असल मसला ये है कि डेंगू नहीं है, ये इडियोपैथिक है, अनडायग्नोज्ड है, जिसको SFWT कहते हैं। ये समझ लेना आप डॉक्टर हजरात के, ये SWFT के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये होता है, ये बिल्कुल है, इसको पकड़ नहीं सके हैं ये लोग, ये और बात है। डेंगू की सब टाइप में क्लासिकल 92 है, यानी जो आम बुखार है डेंगू का, जिनके अंदर खून निकला है डेंगू में 5 हैं, कहीं मुंह से निकला है कहीं से, लेकिन वो आई जो थे वो बेहोश आए थे, बेहोशी की हालत में प्रेजेंट किए गए शॉक सिंड्रोम में, वो 1 है। हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम उन लोगों को होता है जिनको पहली मतलब डेंगू हो चुका हो ज़्यादातर, और दूसरा अटैक हो रहा हो। दूसरा अटैक डेंगू का ख़तरनाक है, इस पर मैंने लेक्चर भी दिया, तीसरा और ख़तरनाक है। इसलिए जो है मच्छर से बचना चाहिए, काटने से बचना चाहिए। इसमें सिर्फ जो है वो 3 केसेस की डेथ हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो थे हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में चले गए थे, तो या कोरोना के साथ डेंगू हुआ जिनको, उनमें हम बात वाक़ हुई 3-4 हैं। इसकी स्टडी की वीकनेस ये कि स्मॉल है, अभी आपने 300 मरीज देखे ना, तो मैंने देखे, आपने कितने देखे मुझे नहीं पता। इसमें दूसरे सेंटर इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं, इनमें 3 सेंटर या 4 सेंटर हैं। अगर आप 10-15 सेंटर में करते तो ये स्टडी अच्छी हो जाती, फिर अमेरिकन जर्नल में भेज सकते थे। केस कंट्रोल स्टडी करते अगर, यानी उन मरीज़ों में जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है और बुखार आ गया है, उसके साथ अगर कंपेयर करते तो ज़्यादा अच्छी स्टडी हो जाती। और हमारे पास जो है ना वो जो चेक करने वाली जो चीज़ें हैं लेबॉर्ट्री से महंगी बहुत हैं, उनके टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जो मैंने आखिरी जुमला बोला था वो फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसके टेस्ट नहीं हो सकते, अभी तो किट ही नहीं है उनके पास, तो कहाँ से करेंगे। कॉन्गो फीवर की डायग्नोसिस के लिए भी किट नहीं है आपके पास,
पीसीआर करने के लिए अलग किट होती है उसकी, वो नहीं है। अब इसमें जो है ना एनी सजेशन आप कोई और देना चाहें तो दे दीजिएगा। मैं आखिरी में बात करना चाहूँगा इसमें कि वो ये बुखार है FWT, इसके माने होते हैं कि सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नहीं प्लेटलेट गिर गए बहुत तेज़ी के साथ बुखार आने से। ये इमर्जिंग टिक बाउंड डिजीज़ है, याद रखिएगा। ये नहीं है कि इसको आप कह देंगे हमें नहीं आती। इसके अंदर फीवर होता है, कभी कभी ल्यूकोपीनिया भी होता है, प्लेटलेट भी गिर जाते हैं, नाउसिया, उल्टी आना, ये वगैरह इसकी अलामत ही होती हैं और सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, MODS हो जाता है इनमें, और ये ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है ऑल्टर्ड मेंटालिटी के साथ, यानी वशीदारी हो जाती है। इसके अंदर जो है, जो चिचली जो है ना, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे जो जानवरों पे होती है, वो जरिया है। उसके अंदर जो वायरस होता है वो फ्लेबो वायरस है, उसका नाम है डेबी बांडा वायरस। जो बांडा वायरस की एक बहुत बड़ी जीनस है, उसका ये मेंबर है। फैमिली इसकी फेनिवरिडी है, ऑर्डर इसका बुनियादी, ये इन लोगों के लिए हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अभी इसके लिए उनके पास है ही नहीं किट्स, PCR वगैरह करना होता है, स्पेसिफिक किट्स होती हैं, उससे ही किया जाता है। चाइना में 10,000 लोगों को उन्होंने स्टडी करने के बाद पेपर शायद किया। तो वहाँ पे जब हो सकता है तो वो बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो वहाँ से ये आया अंदर, और फिर आपकी जो चिचलियाँ हैं या किलियाँ हैं जो जानवर होती हैं उसको इन्फेक्ट किया इसने। तो जानवर तो हर जगह मौजूद है, यहाँ कुत्ता भी होता है, बिल्लियाँ भी होती हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। उनके अंदर देखें जुएँ होती हैं जिनको एक्सुडेट कहते हैं। ये उसका खून पीती हैं, उसके बाद गिर जाती हैं नीचे, और वो आपका खून पीती हैं उसके बाद आके, तो वो आप में ट्रांसमिशन कर देती है। ये हार्ट अटैक है, एक्सुडेट। इससे ये बुखार आता है, इसका पूरा फेज चलता है, थ्रोम्बोसाइट को डाउन करता है, बहुत डाउन कर देता है, यानी 80,000 तक ले आता है। ये नहीं करता है कि डेंगू की तरह एकदम गिरा दे, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गिराता है। और बुखार जो होता है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, इसमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, 7-8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो जानवर अलग करते हैं, घर को साफ सुथराई रखें तो ये नहीं चीज़ अंदर आएंगी, काटने वाली चीज़ें ना ये तो सारी। तो ये तो आती रहती हैं घरों में, आप तो मच्छरों को देख रहे होते हैं, वो नीचे से चढ़ के काट रही होती। तो इसलिए जो है ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, बागों के अंदर जो है वो आप स्प्रे कराते रहें, जानवरों को अलग बांध दें, अलग रखें, बाड़ा उनका अलग होना चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। लेकिन ये कह देना कि इस बुखार की वजह ही नहीं मालूम है, ये गलत है। अब ये जो है ना कंपैरेटिव स्टडी करें अगर, और आपके मरीज़ आया है, आपको CBC कराया है, तो कुछ लोगों के अंदर जो होता है वो प्लेटलेट काउंट गिरने मिले हैं आपको, लेकिन आपको जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है। ये इसलिए बढ़ा, ये फेज़ है, वायरस का फेज़ है बच्चा, ये वायरस का फेज़ है। इसके अंदर जो है ना पहला जो होता है वो होता है प्लेटलेट को कम करना शुरू करता है, लेकिन न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है। जैसे एप्स्टेन-बार वायरस है मिसाल के तौर पर, उसमें ऐसे ही होता है। इसी तरीके से जो है कुछ केसेस के टाइफाइड में भी ऐसा होता है, ये हो सकता है। एंटेरिक फीवर जिससे आप कहते हैं उसमें हो सकता है, और मलेरिया में भी हो सकता है। इस तरह कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसमें हो सकता है, कोई भी वायरस हो, चाहे वो नाक का वायरस हो, अगर वो फैल जाए जिसम में तो ये कर सकता है। कोरोना के अंदर तो होता ही होता है कि उसके अंदर जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, आप देखिएगा केस को, थ्रोम्बोसाइट का आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं। तो ये जो है ना, ये कह देना कि स्पेसिफिकली बता दो तो गलत है भाई, आपको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। अब क्या करें, आप जब ये करा लेते हैं तो आप ये देखें न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट को अलग देखें, मोनोसाइट को अलग देखें, और यूजोनोफिल्स को। और यूजोनोफिल बिल्कुल ज़ीरो हैं तो ये ज़्यादा करीब है एंटेरिक फीवर के। यूजोनोफिल बड़े में हैं तो ये मलेरिया के करीब हो जाएगा, ये नहीं है हो जाएगा। तो ये मलेरिया के लिवर को इतना डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। लेकिन डेंगू जो है ना लिवर को लाजमी तौर पे जो है वो शदीद डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो तो हेपेटाइटिस B वायरस की ये सौतेली बहन है। फिगर को तो करना ही करना होता है। तो अगर LFT डिस्टर्ब हो गए हैं, ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल। इसलिए जो है ना इसको आप रख सकते हैं कि भाई ये डेंगू फीवर हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इसके फेजेज हैं, फिर ये उसके बाद अब अगर अटैक करेगा तो WBC को भी कम करेगा, और साथ साथ हीमोग्लोबिन का बढ़ना, WBC का कम होना और हीमोग्लोबिन का बढ़ना ये बताएगा आपको, कंफर्म करेगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली डेंगू फीवर है। ये जो है ना मलेरिया नहीं है, एंटेरिक फीवर नहीं है। तो लिवर में जो है ना मलेरिया में इतना डिस्टर्ब नहीं होता,
एंटेरिक फीवर में सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, यानी बाहर का जो है ना बहना कम हो जाता है। लेकिन डेंगू फीवर के अंदर बाकायदा लिवर इन्वॉल्व होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जिसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन में बढ़ जाता है कुछ लोगों में, वो डेंगू में होता है। तो ये चीज़ है ना, ये कंपेरेटिव स्टडी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है। हम कैसे पहुँचेंगे? नहीं नहीं, आपको डेफिनेटली आपको टेस्ट तो कराने हैं। डेंगू को मैंने बता दिया कि पहले हफ्ते में जो है वो आप कराएंगे NS1 एंटीजन, और दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में अगर है बुखार तो फिर इसका क्या करेंगे, एंटीबॉडी टीटर देखेंगे, IgM देखेंगे, IgG देखेंगे। इस तरह से ये पकड़ा जाएगा। ऐसे नहीं तुक्का मार के पकड़ लें, तो ऐसे नहीं है, जब तक के साबित ना हो जाए। ये कोरोना भी हो सकता है ना, कोरोना के अंदर फॉल्स पॉजिटिव आता है डेंगू हमेशा, तो इसलिए ऐसा ना करें, उसको देख लें। और मैं कहता हूँ ऐसे मरीजों को कोरोना के लिए भी आप वो करें। आजकल जो कोरोना भी मौजूद है कराची में, तो प्लीज़ उसके लिए भी करा लें, तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए स्क्रीनिंग करा लें। तो ये जो है ना उनकी जो ट्रीटमेंट है किसी का भी नहीं है। पानी ज़्यादा पिलाएं, स्पेसिफिक अगर कोई कंडीशन है उसकी दवा दे दें, पैनाडोल खिला दें जो महंगी हो गई है आजकल, क्योंकि कंपनियों ने उसकी कीमत बढ़ा दी है, वो नापैद हो रही है, अब बड़ी मुश्किलात में पड़ गए हैं हम लोग। तो आप जो है ना कोटा अपने पास रखें पैनाडोल का घरों के अंदर, और सफाई सुथरे का ख्याल करेंगे तो ये बीमारी नहीं होंगी। और अगर प्लेटलेट गिर जाएँ तो परेशान मत हो, अगर वो 50,000 से नीचे गिर जाए तो फिर हाँ परेशानी हो सकती है, ये बात ठीक है। अगर और सवाल ध्यान में बनते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप डायरेक्टली SMS करके सवाल पूछते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है, इसमें इजाज़त नहीं है, इंटरेक्टिव है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो थोड़ी सी मालूमात जो मैंने फराहम की हैं ये आपको पसंद आई होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह पाक आपको महफूज रखे इन चीज़ों से, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सही कंसल्टेंट के पास जाएँ जिसको जिसकी नॉलेज है, इंशाअल्लाह ताला वो आपको डेफिनेटली इस सिलसिले में गाइडलाइन सही देगा। पपीते का पानी ना पिलाएं खुदा के वास्ते, उसे फ्रूट खिलाएं, उसको खाना खिलाएं। लिहाजा ये जो है ना मैं आपको इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।